Hello everyone. Previous class we have seen how we form an image in a plane mirror और आप लोग भी उसको बढ़िया से समझे हो। प्रीवियस क्लास में हम लोग जो देखे थे क्या देखे थे कि अगर हमारे पास कि कोई एक मिरर ऐसे पड़ा है और मान लो कि इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है और आपको पूछा गया बताओ इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर होगा, ऐसे करके आपको पूछा गया, ठीक है। Where will be the image of this object? तो आप क्या करते हो, टेल मी द स्टेप्स। पहले क्या करना होता है, हमें यहां से कोई एक रे इसके ऊपर लाके डालना होता है, कोई एक रे, एनी रे डाल दिए और फिर क्या करते हैं, डालने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल कर रहा है, उस एंगल को लेके दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना होता है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, है ना, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब हमें मालूम है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जब हमारे आंखों में पहुंचेगा हमें क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज। इमेज अगर यहां से निकलता हुआ डायरेक्ट रे हमारे आंखों में गिरेगा तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। अच्छा, अब इमेज हमें दिखने लगा, लेकिन कहां पर है वो इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज के लिए कम से कम कितनी रे की जरूरत होता है, 2 रे की जरूरत होता है। और इमेज कहां पर होता है, जहां पर वो दोनों रे आपस में कन्वर्ज करते हैं। अगर रियली कन्वर्ज करते हैं तो रियल इमेज बनता है, दे अपीयर टू कन्वर्ज तो वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो चलिए अब हम इसका दूसरा एक तो रे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहां से कोई दूसरा ले लेंगे तो ये आएगा ऐसे। अब फिर क्या करना होता है, यहाँ पर फिर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है और देखना होता है कि एंगल कितना हुआ, जितना एंगल हुआ उतनी एंगल में हम दूसरे रे को भी ड्रॉ करेंगे। ये बन गया दूसरा रे, ये दूसरा रे बन गया, तो ये दोनों रे हमारे आंखों में अगर पहुंचेंगे हमें इमेज कहां पर होता हुआ नजर आएगा, इमेज होता हुआ कहां पे नजर आएगा, जस्ट एक्सटेंड इट हियर, ये गया इधर ना, यस, और एंगल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एनीवे, और ये वाला को एक्सटेंड करो तो दिस इज मीटिंग हियर। हाँ, ये दोनों यहाँ पे कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ये दोनों रे दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज समवेयर हियर अपॉन एक्सटेंशन। मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, उसका इमेज कुछ यहाँ पर दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं ऑप्टिक स्केल प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया तो फिगर ऑलमोस्ट बराबर दिख नहीं रहा है। एनीवे हम कहेंगे कि इमेज यहाँ पर बनेगा। अच्छा, अगर इमेज यहाँ पर बन गया तो आप क्या कहते थे, पहला क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो ज्यादा था कि इमेज डिस्टेंस ज्यादा था, यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस वे सेम। इसमें हम लोग ये सब ऑब्जर्व किए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम। और चीज ये था कि इमेज कहां पर बना, इमेज कहां पर बना, इधर बना, वर्चुअल बना, ये सब हमें मालूम है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि इमेज बनेगा कहां पे, इमेज तो बनेगा वहीं पे जहां पर इसकी नॉर्मल प्लेन मिरर को कट कर रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ता हुआ लाइन हरदम प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर होता है। इमेज के बारे में क्या क्या जानकारी है, वर्चुअल है कि रियल है, वर्चुअल है, और सेम साइज का है कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, सेम साइज का है, और क्या है, इमेज डिस्टेंस ज्यादा है मिरर से कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, सेम है। अच्छा, वो लॉन्गिट्यूडिनली इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, क्योंकि अगर हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, अगर एक लड़का इधर खड़ा है, अगर एक लड़का इधर खड़ा है तो उसका इमेज तो ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं, बट लेटरली इन्वर्टेड है। अगर ये लड़का अपना हाथ उठाया तो ये लड़का अपना हाथ ऐसे उठाएगा, ये बायां हाथ उठाया तो दायां हाथ उठाएगा, लेटरली इन्वर्टेड है। ये सारे के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं बताया जाता है मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोग सोच लेना, कभी उसके ऊपर टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो फंस मत जाना। 2 इंपॉर्टेंट चीज, ये जितना चीज बताया गया और सारा चीज आपको बुक में मिल जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या जो बुक में हाईलाइट नहीं किया जाता है, पहला हुआ
कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ता हुआ लाइन ऑलवेज मिरर को परपेंडिकुलर है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर मिरर है, यहां पर इमेज है, कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा मिरर होना है। सपोज हम कहेंगे मिरर छोटा सा है, इतना बड़ा सा मिरर है, तब भी इमेज वहीं पे बनेगा। एंड द लाइन जॉइनिंग देम विल बी परपेंडिकुलर टू दी मिरर। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं, आपको लग रहा है कि इमेज यहां पर है। तो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या देखे हम लोग? द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। समझ में आया? दूसरा हुआ कि ये जो कोई भी लाइन अगर यहां से ऑब्जेक्ट से हम ड्रॉ करते हैं, सपोज वी गो फॉर एनी लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद चलो मानते हैं कि ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना? तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, इस रे को भी अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहां पे मिलेगा? सेम पॉइंट पे मिलेगा। इसका मतलब इसके ऊपर हम जितने सारे रे ले लेंगे, सारा रिफ्लेक्ट करने के बाद एक जगह कन्वर्ज होता हुआ नजर आएगा। ये दोनों पॉइंट एक्स्ट्रा है। कॉमन पॉइंट्स जो बुक में अवेलेबल है, जो स्कूल में पढ़ाएंगे, क्या क्या हुआ? एक हुआ इमेज इज वर्चुअल लॉन्गिट्यूडिनली इरेक्ट, मतलब सर ऊपर पांव नीचे तो सर ऊपर पांव नीचे रहेगा। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बुक वाली चार चीजें जो प्रीवियस क्लासेस में मैं बोल चुका हूं। आज की क्लास में दो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। क्या? द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। इट मे नॉट कॉट द मिरर, मिरर देखो नीचे रह गया, इट मे नॉट कॉट द मिरर बट इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। दूसरा क्या हुआ? any ray coming from the object and reflecting from the mirror, any ray will converge at the same image point. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? यस तो थोड़ा जोर से बोलो, यस ताकि पता चले कि हाँ समझ में आया। तो मैं जो चीजें समझ में आया इसको थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, और आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया उसका एक आंसर भी तो मैं बता दे इस बार। प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, तो फैक्ट्स रिलेटेड टू इमेज, फैक्ट्स रिलेटेड टू इमेज इन ए प्लेन मिरर फॉर ए रियल object kept in front of it, kept in front of it। बुक में मैं जो चीजें बोल रहा हूं सारे देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मिस करेगा और नहीं लिखेगा रियल ऑब्जेक्ट। तो लोगों को क्या लगता है कि प्लेन मिरर में हरदम वर्चुअल इमेज होता है? प्लेन मिरर में हरदम वर्चुअल इमेज होता है क्या? तो प्लेन मिरर में भी रियल इमेज हो सकता है क्या? सोचने वाली बात है। हाँ हो सकता है। क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप किसी एक छोटा सा मिरर लेके सनलाइट को किसी दूसरे के फेस में डालने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं एक मिरर लेके बैठा हूँ, इधर सन है, लाइट को पकड़ के मैं किसी दूसरों की फेस में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ सन इज एन ऑब्जेक्ट, उसका रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ बन रहा है? आपके सामने बन रहा है कि नहीं? तो ऐसा रियल इमेज भी हो सकता है। हम तो बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं डाल सकते, सन को पकड़ के किसी मिरर के बहाने किसी वॉल पे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो इमेज उसका? तो क्या इमेज बन गया हो? रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? रियल। मतलब प्लेन मिरर में भी रियल इमेज होता है, लेकिन मैं अभी तक बताया नहीं, आऊंगा उस पार्ट पे, अभी उस पार्ट पे आऊंगा, ठीक है? अभी उस पार्ट को मैं इधर खुलासा नहीं कर रहा हूं। जब हायर क्लासेस में जाओगे या फिर कोई हायर एंट्रेंस एनटीएससी वगैरह दोगे, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, मे बी वर्चुअल और रियल, ऑलवेज रियल, नॉन ऑफ दी जैसे लिखा रहेगा। तो क्या आंसर लिखना पड़ेगा? मे बी वर्चुअल और रियल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम देखना पड़ेगा, उसको बाद में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल हम लोग जो इंपोर्टेंट पॉइंट देखे, क्या देखे? पहला पॉइंट देखा हम लोग, इमेज इज रियल और वर्चुअल। क्या है ये यहाँ पर?
कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए? रियल ऑब्जेक्ट, सामने सचमुच का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इमेज इज वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, एंड नहीं लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे, एक स्टेटमेंट में जोड़ने की कोशिश करेंगे। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ कि द इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज द सेम। तीसरा, इमेज इज literally inverted। ठीक है, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ये सारा चीज हम लोग देख लिए। आज की क्लास में दो एक्स्ट्रा पॉइंट देखे। क्या देखे? पहला देखे कि लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, object and image is always perpendicular to, the line joining object and image is always perpendicular to the mirror। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, ये चीज हम लोग देख ली। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं एक छोटे से क्वेश्चन देना चाहता हूं। सपोज हमारे पास कोई एक मिरर है, ऐसा एक मिरर है, और पता चला कि यहां पर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट की रेज अगर इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, हमारे आंखों पे गिरेंगे, तो हमें इमेज दिखेगा। मैं जानना चाहता हूं हमें जो इमेज दिखेगा वो कहां पर दिखेगा? मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी वेयर, चूज दी पॉसिबल इमेज। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सो चूज दी प्रॉपर इमेज। इनमें से इमेज कौन सा होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए? अगर ये मिरर है, व्हाट विल बी द इमेज? इमेज पोजीशन विल बी एट ए और बी और सी। थोड़ा ध्यान से सोचो और बताओ इमेज कहां पे होगा? कहां पे होगा इमेज? आपको सोच के, यस, कौन बताया? ये अदिति बताई। कहां पे होगा? यस यस यस, कहां पे होगा? हम जानते हैं कि लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है इन फिगर चूज द करेक्ट इमेज, चूज द करेक्ट इमेज। तो क्लू क्या हुआ? सॉल्यूशन क्या हुआ? लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग the object
perpendicular to mirror. So answer is A, क्योंकि इन दोनों को जोड़ता हुआ लाइन देखो तो is it looking almost perpendicular to the mirror? Yes, it is looking almost perpendicular to the mirror. ये मिरर को perpendicular हो गया नहीं, ये देखो ऐसे it is perpendicular to the mirror. Line joining the object and image is perpendicular to the mirror. हाँ डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैं ऑप्टो स्केल ड्रॉ नहीं किया हूँ, अदरवाइज ये ऐसा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट तो ये हो गया इमेज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस, तो ए इज द करेक्ट इमेज। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया हूं कि यहां पे कोई एक मिरर है, ये एक मिरर है, पता चला कि यहां पर कोई एक इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है मालूम नहीं है लेकिन इमेज यहां पर बन रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है? P is a point here, P is a point here, so draw the reflected ray, from point P। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भाई, सोचो ऑब्जेक्ट कहाँ है, दिया नहीं है, दिया है कि ये मिरर है, दिस इज व्हाट इज द मिरर, ये मिरर है ऐसे दिया है, तो P पॉइंट से कोई रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई रे आके P पॉइंट में गिर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट से कोई रे आके P पॉइंट में गिरेगा, ये पॉइंट में गिरेगा, तो वो रिफ्लेक्टेड रे कैसे दिखेगा? रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हमें आता है, अगर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो इंसिडेंट रे ले लेंगे, अगर दिया होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है इंसिडेंट रे ले लो, एंगल नाप के रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर लो, लेकिन अभी दिया नहीं है। क्या दिया है? इमेज दिया है और पॉइंट P दिया है, पूछा है रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, चूज द प्रॉपर रिफ्लेक्टेड रे। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, हाँ जस्ट अ मिनट, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, आपको बताना है कौन सा है रिफ्लेक्टेड रे, A B C D, हमें चूज करना है प्रॉपर रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम पॉइंट P, और क्वेश्चन ऐसा है, चूज प्रॉपर रिफ्लेक्टेड रे, सर पॉइंट B, सर B, रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम P पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा? आप जानते हो कि अगर ये इमेज A है, सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट में कन्वर्ज करते हैं, कौन सा पॉइंट में? Where the reflected rays converge? इंसिडेंस। ओहो, reflected rays converge at the image। नहीं, इमेज कहां पर होता है भाई? जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं, सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट में मिलेंगे। आपको देखना है यहाँ पर सॉल्यूशन में, यहां से कोई रे को एक्सटेंड करो तो इस पॉइंट में पहुंचेगा तो वही रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। क्या आपको दिख रहा है कौन सा बनेगा रिफ्लेक्टेड रे? कौन सा बनेगा? बी। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? देखो मैं घुमा घुमा के पूछ रहा हूं, यू कैन वेरीफाई दिस क्वेश्चन विद योर सीनियर फेलोज, सबको डाउट में पड़ जाएंगे, ठीक है? सॉल्यूशन क्या हुआ? ऑल रिफ्लेक्टेड रेज converge at image। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया?
Yes, sir. यस यस यस, ठीक से समझ में आया? Yes, sir. यस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following alphabets, which of following alphabets or which of the following letters, ये लिखे ठीक रहेगा, which of the following letter will have the image same as them। यहां पर दिया है तो एक मिरर है, इसके सामने में कुछ लिखा हूं अल्फाबेट्स, ध्यान से देखना, मैं लिखा हूं P Q N A। ये मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन होगा, कौन सा अल्फाबेट का इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज एक जैसा दिखेंगे? यस, ये आपको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूंगा तो P का इमेज कैसे दिखेगा बताओ? P विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? क्योंकि ये वाला पास है तो ये वाला पास होगा, ये वाला दूर है ये वाला दूर होगा। Q कैसे दिखेगा? नाड़ा इधर आएगा। N कैसे दिखेगा? N का ये वाला डंडा पास है, पास होगा, है ना? और ये ऐसे गया है तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा। Are you getting? A लेकिन जैसे था वैसे ही रहेगा। Are you getting? So करेक्ट आंसर हो गया A। समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब क्लू क्या हुआ इसमें? क्लू हुआ ये कि द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is a mirror, here is a clock। इसके सामने क्लॉक रखा गया है और ये क्लॉक के डंडे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके। नाउ दिस इज व्हाट इज द क्लॉक। इसमें हुआ क्या है? हुआ यूं है कि इसमें समय बजा है ऐसे, ये छोटा आर हैंड है और ये चलो मानते हैं कि मिनट हैंड है, दूर तक है, लंबा है, ये मिनट हैंड है। नाउ व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक? कितना टाइम बजा है? 130, no, 120। व्हाट इज 120? यस। I want to draw the image, I want to draw the image of the clock and I have to predict what is the timing, what will be the timing in the clock। आपको सोच के बताना है, सोच के बताना है कि what will be timing in the clock। ये टाइम क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? Let us write question। Sir, 11:40। No, 10:40। listen first my dear। तो the object clock 10:40। reads 120 o'clock। 10:40। यस यस यस, देखो आप लोग ड्रॉ करके देखिए। o'clock what will be time in image clock। तो
कैसे निकालेंगे इसको? 120 हुआ है ना? इमेज क्लॉक में क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, हम ड्रॉ करना चाहते हैं इमेज, तो ये इधर को था तो ये इधर को होगा, ये 1 और 2 के बीच में था तो ये इसके बीच में होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? और ये इधर था 4 पे तो ये इधर कहाँ होगा? ये इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? नाउ व्हाट इज द टाइमिंग नाउ? 10:40। लेकिन हर वक्त ऐसे फिगर ड्रॉ करके करने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा, है ना? ऐसे करने के लिए हो सकता है आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ। हर बार अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉक का टाइम बदल देता हूँ तो आपको फिगर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, which is a difficult job. I can give you a clue here. क्लू क्या है? देखो तो ऑब्जेक्ट क्लॉक टाइम था 120, इमेज क्लॉक टाइम क्या था? 10:40। थोड़ा दोनों को जोड़ो तो क्या दिख रहा है? How much it is? 12. Remember, object time plus image time is 12. मतलब ऑब्जेक्ट टाइम दिया है, माइनस कर तो इमेज टाइम मिल जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस, ये चीजें आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट टाइम दिया है तो इमेज टाइम आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे? फ्रॉम दिस फॉर्मूला। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इफ ऑब्जेक्ट क्लॉक reads 4:35, then image clock reads कितना? 7:25। कितना होगा? 12 से माइनस करो भाई इसको। 7:25। आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आना जरूरी था कि दोनों क्लॉक का, ये ऑब्जेक्ट क्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉक है, ये इमेज क्लॉक है ना? दोनों का टाइमिंग को जोड़ो तो 12 बज जाता है। क्या आपका 12 बजा? नहीं बजा, तो बजाओ, निकालो, क्या हो जाएगा टाइमिंग? 12 माइनस 4:35 इज इक्वल टू 7:25। क्या ये क्लू सबको याद रहेगा? Yes, sir. समझ में आया? So for any reading in the object clock, you can get the reading in the image clock. Yes, yes, yes. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। हो गया ये? सो बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट और फर्दर क्वेश्चंस में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोगों का, क्या है बताओ? वो पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा है जो मैं नहीं बताया हूं, वो बीच में स्किप हो गया, मैं बताऊंगा, ठीक है? मेरे को याद दिलाना कि पिन होल कैमरा नहीं हुआ है, बताएंगे। दैट इज नॉट वे रिलेटेड टू दिस रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट, तो थोड़ा साइड में रख देते हैं, इसके बाद बता देंगे। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपको मिल गया इतने सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज कंफर्म किए कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर perpendicular to the line joining the object and image is perpendicular to the mirror, and all reflected rays from the mirror pass through the image. और इस क्वेश्चन में हम किस चीज को तय किए कि the image is laterally inverted। समझ में आया क्या? image is laterally inverted, मतलब अगर ऑब्जेक्ट कोई लड़का है, बायां हाथ उठाया, ये कौन सा हाथ उठाया? दायां हाथ। राइट हैंड उठाया तो इमेज कौन सा हाथ उठाएगा? अरे मैं उठाया राइट हैंड तो उठाएगा लेफ्ट हैंड। यस, यहां तक की चीजें समझ में आया। आज मैं आपको और दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देता हूं। नेक्स्ट नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है ये। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट और इमेज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा किसी मिरर के सामने, एक इमेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। इमेज बनेगा तो इमेज दिखेगा कोई जरूरी नहीं है। सोच लो, मैं अगर इस मिरर के सामने खड़ा हूं, ये एक मिरर है और ये पेन हूं मैं यहां पे खड़ा हूं। कैन आई सी माई इमेज? कैन आई सी माई इमेज इन दिस मिरर? Yes, sir. Yes, sir. कैसे दिखूंगा भाई मेरा इमेज? कहां ऐसे दिखेगा? ऐसे नहीं सर, दिखेगा इमेज? नहीं दिखेगा। इमेज कब दिखेगा? जब यहां से रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों में आएंगे। अब यहां से कोई भी रे जाएगा, रिफ्लेक्ट करके मेरे तरफ आएगा क्या? इट विल गो दैट साइड। आई कैन नॉट सी माई इमेज। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे अगर उधर कोई खड़ा रहेगा, उसकी आंखों में पहुंचेगा तो उसको मेरा इमेज दिखेगा। मेरा इमेज बन रहा है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं यहाँ पे खड़ा हूं मिरर के पास, मिरर से थोड़ा सा बाहर में खड़ा हूं। आई कैन नॉट सी माई फेस हियर, क्योंकि मेरे फेस से जितने सारे रेज आ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करके उधर भाग रहे हैं। मेरे तरफ आएंगे तब ना मुझे इमेज दिखेगा, है कि नहीं? तो मेरा इमेज बन तो रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। किसको दिख रहा है? जिसके पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रहे। किसके पास पहुंच रहे? जो इधर खड़ा होगा उसके पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगा। आर यू गेटिंग? सर उसका रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखेगा। हाँ, उसका रिफ्लेक्टेड रे मुझे दिखेगा। क्या ये बात सबको हजम हुआ कि मेरा इमेज बनना और मेरा इमेज मेरे को दिखना दो अलग अलग चीज है कि नहीं? इमेज नहीं दिख रहा है का मतलब इमेज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। इमेज नहीं दिखने का मतलब नहीं है कि इमेज नहीं हो रहा है। इमेज हो रहा है और दिख नहीं रहा है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? चलिए मैं आपको एक पजल क्विज क्वेश्चन पूछता हूं। एक ऐसे मिरर है और मान लो कि यू आर सिटिंग समवेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द क्लासरूम। मैं इधर बैठा हूं और मैं थ्रू द मिरर आई एम एबल टू सी योर लेग। मैं आपकी पांव को देख पा रहा हूं थ्रू द मिरर। क्या जरूरी है कि आप मेरे पांव को देख पा रहे होगे? सर एक और बार बोलिए। फिर से बोलता हूं। सोचो कि ये मिरर को थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूं। सोचो, ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है। सपोज हम कहेंगे एक मिरर है और मैं यहाँ पे बैठा हूं। अच्छा, मैं जब यहाँ पे बैठा हूं तो यहाँ पे बैठ के मैं क्या करता हूं, किसी दूसरा बॉडी का, कोई आप इधर कहीं बैठे हो, आपका हाथ को मैं देख पा रहा हूं। आई एम एबल टू सी योर हैंड। क्या जरूरी है कि आप मेरे हाथ को देख पा रहे होगे? Yes, sir. Yes. सोचो, आपके हाथ से आता हुआ रे मेरे आंखों में पहुंच रहा है, लेकिन मेरे हाथ से निकलता हुआ रे आपकी आंखों में पहुंचेगा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं? इट मे नॉट रीच योर आई। जस्ट इमेजिन, ये सब प्रैक्टिकल फीलिंग आपको आना चाहिए। आपके हाथों से निकलता हुआ रे मेरे आंखों में पहुंच रहा है। आई एम एबल टू सी यू द इमेज ऑफ योर हैंड, है कि नहीं? अरे इमेजिन करो, किसी रूम में एक मिरर लगा है, सैलून में आप बैठे हो। सैलून में आप बैठे हो, आप बगल वाले कोई पीछे कोई बैठा है, उसका हाथ देख पा रहे हो। कोई जरूरी है कि वो आपका हाथ को देख पा रहा होगा? देख पा रहा होगा? नहीं। मैं मान लो कि उसकी पाँव को देख पा रहा हूं, वो मेरे पाँव को देख पा रहा होगा? कोई जरूरी है? नहीं। तो आपको सोच के बताना है वो बॉडी का कौन सा पार्ट है। अगर आप उसका देख पाए, वो आपका देख पाएगा। सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्विज है। बॉडी, हाँ, कौन सा है बेटा? आंख। मैं अगर मिरर से आपकी आंखों को देख पा रहा हूं तो आपकी आंखें मेरे को देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहां से ले जाके उधर पहुंचता है तो उधर से ले जाके इधर पहुंचेगा। आर यू गेटिंग? तो कोई मिरर का यूज करके, इफ आई एम एबल टू सी योर आई, यू आर एबल टू सी माई आई। इफ आई एम एबल टू सी योर हैंड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर लुकिंग एट माई हैंड, है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes. इसको तो समझ में नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा इमेजिन करो ना। ये मैं थोड़ा फिर से बताता हूं। देखो, ये मिरर है, ये आपकी आंख है, ठीक है? दिस इज व्हाट इज योर आई,
ये मेरा आंख है, यहां से कोई रे अगर रिफ्लेक्ट करके मेरे आंखों में पहुंच रहा है तो ए वाला आई बी वाला आई को देख पा रहा है, इमेज को देख पा रहा है। तो अगर कोई रे ऐसे आके ऐसे गिरने से ऐसे जाता है तो ऐसे आके ऐसे गिरने से ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब बी भी मेरे आंख की इमेज को देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा? If I am able to see A is able to see B, A is the eye of one person. एक आदमी का आंख ये है, ये दो आंख वाला आदमी है, ठीक है, ये दूसरा वाला आदमी है। अगर A B का आंख का इमेज देख पा रहा है तो B A का आंख का इमेज देख पाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस, क्योंकि यहां से कोई रे जाएगा तो इधर गिरेगा, यहां से कोई रे आ रहा है। लेकिन अगर ए वाला आंख का इमेज, आंख क्या देख पा रहा है? सपोज बी यहां पे नहीं है, जस्ट इमेजिन बी यहां पे नहीं, बी कहां है? यहां। और कैसा खड़ा है? ऐसा खड़ा है, ये है बी। ए देख पा रहा है बी का कौन सा पार्ट का इमेज को? यहां से जो रे आ रहा है ऐसे जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां पर क्या दिखाएगा? ये पॉइंट, ये कौन सा है? नेक। A is able to see the neck of B. क्या ये जरूरी है कि A का नेक B को दिखेगा? चलो मानते हैं कि A का नेक यहां पे है। अब यहां से कोई रे जाएगा तो ऐसे चले जाएगा, उसकी आंखों में थोड़ी जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं है। क्या ये बात हजम हो रहा है? तो दो आदमी एक मिरर के सहारे एक दूसरे को इशारे करने की कोशिश करते हैं। कैसे इशारे करेंगे? आंखों आंखों से इशारा करेंगे कि हाथ हाथ से इशारा करेंगे? आंखों आंखों से इशारा करेंगे। तुम हाथ हिला रहा होगा, उसको दिख नहीं रहा होगा, आजा आजा बोल रहा होगा तो उसको दिखेगा नहीं। आपको कैसे बुलाना है? आंखों से टॉय 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 टॉय, मतलब आजा 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 आजा, वो बोलेगा टॉय 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 टॉय, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? मजे तो ले रहे हो, लेकिन इसके पीछे एक प्रिंसिपल छुपा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहता है? कोई रे अगर ए से गया, इधर गया और यहां से अगर किसी कारण वो वापस आएगा तो उधर से ही जाएगा, उसी जगह में वो वापस पहुंचेगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक मिरर के सहारे दो आदमी एक दूसरे की बॉडी पार्ट्स को देख पा रहे हैं तो वो कौन सा बॉडी पार्ट है? अगर ए बी का देख पा रहा होगा तो बी ए का देख पा रहा होगा, दैट इज व्हाट इज द आई। मेरी बात समझ में आया है ना? और क्या समझा हमें? और ये मैं समझाया कि जो इमेज बनना और इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। इमेज बन गया तो इमेज दिखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इमेज बन रहा है और मेरे को दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंच नहीं रहे हैं। अभी हमको सोचना है कि अगर हमारे पास एक मिरर ऐसा है, सपोज हियर इज ए मिरर, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और सपोज मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में कौन से आदमी को दिखाई देगा? मैं आपके सामने ढेर सारा आदमी रखता हूं, ठीक है। सपोज ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट आई एम कीपिंग हियर, और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। उसका रिफ्लेक्शन नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ए और बी में से कौन ओ का इमेज को इस मिरर में देख पाएगा? सोच के बताओ, क्या ए ओ का इमेज को देख सकता है? अरे इमेज को कब देखेगा? जब वो रे रिफ्लेक्ट करके उसके आंखों में पहुंचेगा। ओ से जाता हुआ क्या कोई भी रे कभी रिफ्लेक्ट करके ए के पास वापस आ सकता है? देखो तो यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर भाग रहा है कि नहीं? तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे ए या बी के आंखों में पहुंच सकता है? नहीं। इससे ऊपर किसी दूसरे पॉइंट में रिफ्लेक्ट करेगा तो और भी ऊपर भागेगा, है कि नहीं? ये और भी ऊपर ऐसे भागेगा। क्या ए और बी और सी ये जो लोग हैं, क्या ये तीन लोग ए बी सी ओ का इमेज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, जबकि मिरर के सामने खड़े हैं, है कि नहीं? इमेज कब दिखेगा? When the reflected rays are reaching our eye। तो हमें डिसाइड करना है कौन सा जोन में
कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर दिमाग लगाओ। आपको एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन में देता हूं। आपको क्या छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दिया, मुझे निकालना है वो सारा रीजन, मुझे वो रीजन को ड्रॉ करके दिखाना है ताकि ये मिरर के सामने, मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहां होना जरूरी है। यू हैव टू शो ए रीजन, जो रीजन में ऑब्जर्वर अगर रहेगा तो इसका इमेज को देख पाएगा। और पहले मैं बता चुका हूं कि इमेज कब दिख पाएगा, जब उसका रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में आएंगे। ये होगी आपका होमवर्क। उसके बाद मैं नोट पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा। क्या बताना चाहता हूं, वी हैव टू लोकेट, वी हैव टू सेट द रीजन। जो रीजन में कोई ऑब्जर्वर अगर रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा। कोशिश करो, आपको तो बता दिया यहां पर कोई रहेगा तो नहीं देख सकता, यहां पर कोई रहेगा तो नहीं देख सकता। कहां पर रहने से इसका इमेज दिखेगा, जब इससे निकलता हुआ कोई रे रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों में पहुंचेगा तो आपको देखना है कि व्हाट इज दैट रीजन। तो you have to use pencil and scale and draw the region to show where the observer should be to see the image of this object in this mirror. तो इतना हमें समझ में आ गया कि कोई मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जर्वर कहीं भी खड़ा होगा तो उसका इमेज को देख पाएगा, ऐसा नहीं है। तो फॉर ए पर्टिकुलर इमेज, ए पर्टिकुलर मिरर एंड ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हमें वो रीजन को लोकेट करना है जहां पर कोई खड़ा रहेगा तो उसको इमेज दिखेगा। और हम ये भी समझ चुके हैं कि इमेज तब दिखता है जब रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर आर रीचिंग आवर आई। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, टॉपिक का नाम हो गया रीजन ऑफ साइट। इट इज the region in front of a mirror being in which an observer can see the image of an object। ठीक, किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाएगा कौन, ऑब्जर्वर। ये बात है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, द शेप ऑफ द रीजन depends on relative position of object with respect to mirror। कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए फिर इसको समझते हैं, फिर इसको लिखेंगे हम लोग। क्या है रीजन ऑफ साइट, इट इज रीजन जिसके अंदर होने से आप किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाओगे। और रीजन कैसा शेप का होगा, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। अगर मान लो कि कोई मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये रखा ऑब्जेक्ट, ये तो आप कहीं भी खड़े रहो, देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। ऑब्जेक्ट कहां रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहां खड़े रहने से इमेज देख पाओगे। विल ट्राई टू डिस्कस इट, फिर इसको आगे लिखेंगे। सोचो कि यहाँ पे कोई एक मिरर है, दिस इज व्हाट इज ए मिरर। ठीक है, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेते हैं। ठीक, ये जो मिरर है, चलो मानते हैं कि इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज को हमें देखना है। इमेज कब दिखाई देगा, जब इस ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ रे
मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे, वहां से रिफ्लेक्ट करेंगे और हमारे आंखों में गिरेंगे। सिंपल सा थिंग है। अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से जाके हमारे आंखों में गिरेंगे, हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। रिफ्लेक्टेड रे गिरेंगे हमारे आंखों पे तो हम इमेज को देखेंगे। अच्छा, थोड़ा सोचो, मैं अगर ऐसा कोई एक लेता हूं, आई टेक ए रीजन लाइक दिस, सपोज ऐसा लेता हूं, यहां से कोई रे को रिफ्लेक्ट करवाता हूं, रिफ्लेक्ट करवाऊंगा तो कैसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सोचो तो, क्या इस लाइन से नीचे कोई अगर खड़ा रहेगा यहाँ पे, इसके पास कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगा? नहीं। क्योंकि इसके नीचे से तो रिफ्लेक्ट हो नहीं सकता, इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होगा तो ऊपर जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट रीच हिम। सो यहां पर होने से कोई इमेज को देख नहीं पाएगा। अरे सब मिरर के सामने खड़े हैं फिर भी देख नहीं पा रहे, देख नहीं पाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रीचिंग। अच्छा, ये हो गया लोअर लिमिट। सोचो तो, मैं दूसरा रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मिरर को छोटा कर देता हूं, ड्रॉ करने में आसान होगा। सपोज दिस इज व्हाट इज द मिरर। मिरर यूजुअली मोटे होते हैं तो थोड़ा मोटा भी कर देते हैं इसको। यस, अब ये क्या हुआ कि मैं यहां से कोई रे ऐसे लेता हूं, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे अगर यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, है कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना नॉर्मल के ऊपर। नॉर्मल कैसा है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किए और दोनों को ड्रॉ करते हैं। अब देखो, इस रे से नीचे हमें इमेज दिख नहीं सकता। इस रे से ऊपर अगर ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी अगर जाके यहीं खड़ा होता है तो इसके पास कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगा क्या? नहीं। तो इससे ऊपर रहेगा दिखाई नहीं देगा, इससे नीचे रहेगा दिखाई नहीं देगा। कहां पर खड़े होने से उसके पास रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगे? ये दोनों लाइन के बीच में, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, ये दोनों लाइन के बीच में रहेगा तो वो देख पाएगा। कहने का मतलब है ये जो रीजन है, ये रीजन को आप कहोगे रीजन ऑफ साइट। दिस रीजन इज द रीजन ऑफ साइट। ये रीजन को आप कहोगे रीजन ऑफ साइट। इसके अंदर कोई रहेगा तो वो देख पाएगा, है कि नहीं? क्या बातें समझ में आ रही? तो रीजन ऑफ साइट कैसे डिसाइड होगा? अब सोचो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर होता तो फिर रेज कुछ अलग होते, ठीक है? तो हाउ टू डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द रीजन? जिसके अंदर कोई रहेगा तो दिखाई देगा। द बाउंड्री ऑफ द रीजन्स आर डिसाइडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज कहां से? फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। मिरर का जो एंड पॉइंट है वहां से रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ये दोनों रे के बीच में कोई रहेगा तो यहां से जाता हुआ कोई भी रे रिफ्लेक्ट करके उसके पास पहुंच सकता है कि नहीं? इसके पास कोई भी रे पहुंच सकता है इधर तो दिखेगा उसको। गेटिंग? तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे दिस रीजन is bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। मिरर का दोनों एंड से रिफ्लेक्टेड रे निकालो, वो जिस रीजन को बाउंड करेंगे उसके अंदर कोई रहेगा तो इमेज को देख पाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल अभी हम लोग ये फिगर लिए, अगर मैं केस को बदल देता हूँ, मैं एक दूसरा फिगर बनाना चाहता हूँ, ये केस में हमें समझ में आ गया, इसको यहाँ रख दिए तो ये बन गया हमारा रीजन ऑफ साइट। ये बन गया रीजन ऑफ परव्यू और रीजन ऑफ साइट, बहुत सारे नाम से कहते हैं। ये रीजन में कोई रहेगा इस रीजन में तो वो
वो आराम से इमेज को देख पाएगा। और उसको इमेज कहाँ दिखाई देगा? हम जानते हैं कि लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। मतलब इमेज अगर उसको दिखाई भी देगा, कहाँ दिखाई देगा? कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, है ना? इमेज विल बी सीन समवेयर हियर। Yes, sir. इमेज उसको यहाँ दिखाई देगा। समझ में आया क्या? सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट इज द इमेज। मैं अभी थोड़ा सा केस बदलता हूँ एंड आई वांट टू सी हाउ इज द पोजीशन ऑफ द हाउ इज द शेप ऑफ द रीजन ऑफ साइट। सपोज हम कहेंगे, दूसरा केस है, आई एम गोइंग फॉर ए सेकंड केस नाउ। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मिरर है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप कहां पे रहोगे तो आपको दिखाई देगा। क्या करना है? रूल्स क्या हुआ? ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर हमें इंसिडेंट रे मिलेगा तो नहीं, तो चलो इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं। यहां से विल गो फॉर द इंसिडेंट रे फर्स्ट। यहां से इंसिडेंट रे लाएंगे एक्सट्रीमिटी को यहाँ पे। यहां से कोई रे अगर ऐसे आया और रिफ्लेक्ट किया तो ऐसे जाएगा, है ना? यहां से कोई रे अगर ऐसे गया, कोई रे अगर ऐसे गया, रिफ्लेक्ट किया तो फिर वो ऐसे जाएगा। सो व्हाट वी सी हियर, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, रीजन ऑफ साइट कैसे बन रहा है। देखो तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मिरर से सेम डिस्टेंस में कौन सा केस में आपको रीजन ऑफ साइट ज्यादा दिख रहा है? सेकंड केस में ज्यादा दिख रहा है। मतलब ये पूरा वाइड, यहाँ पर कोई भी खड़ा रहेगा, दिस होल थिंग इज द रीजन ऑफ साइट। यहाँ पे कोई कहीं भी आप खड़े रहो आपको इमेज दिखाई देगा। समझ में आया क्या? अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन में पूछता हूं। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है, और थोड़ा सा बताता हूं कि कन्वेक्स मिरर है। क्या आप कन्वेक्स मिरर क्या है जानते हो? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा तो जानते होंगे। कन्वेक्स मिरर मतलब ये वाला सरफेस सिल्वर है ना, और सामने इसका ये वाला सरफेस सिल्वर है। क्या बता सकते हो फॉर द सेम ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ देम, कौन सा केस में रीजन ऑफ साइट ज्यादा है, कौन सा केस में वाइड एंगल में आप देख सकते हो? चलो ट्राई करके देखते हैं। रीजन ऑफ साइट कैसे ड्रॉ करते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी। इस केस में तो ऐसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, है ना? जबकि इस केस में सोचो तो ऐसे गया, रिफ्लेक्ट करके किधर जाएगा? पूरा ऐसे जाएगा, है कि नहीं? यस। इस केस में इधर ऐसे गया, रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगा? पूरा ऐसे जाएगा, है कि नहीं? तो कौन सा केस में रीजन ऑफ साइट ज्यादा दिख रहा है? Convex mirror. इसीलिए गाड़ी में जो बैक व्यू मिरर होता है उसको कन्वेक्स करते हैं, ताकि आप अगर किसी को देख पा रहे हो तो वो भी आपको देख पा रहा है, लेकिन वो आपको दिखेगा इसलिए नहीं लगाया गया। इसलिए लगाया गया है कि पीछे कोई भी रहेगा तो आप दूर तक साइड में, लेफ्ट में, राइट में सब कुछ आपको दिखेगा। इसलिए रियर व्यू मिरर को क्या करते हैं? कन्वेक्स मिरर करते हैं। समझ में आया क्या? तो रीजन ऑफ व्यू और रीजन ऑफ साइट कौन सा मिरर के केस में ज्यादा होता है? प्लेन मिरर की कन्वेक्स मिरर? Convex mirror. ये हो गया क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। तो लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे द रीजन ऑफ साइट इज मोर और बिगर in case of a convex mirror. गाड़ी का रियर व्यू मिरर क्यों कन्वेक्स मिरर होता है बाइक में? वो कन्वेक्स होता है, देखो ना, थोड़ा ऊपर से ऐसे कर्वेचर रहता है, इसको पकड़ के देखोगे तो क्यों होता है? क्योंकि वो वाइड रेंज में देख पाएंगे। बट दैट इज नॉट द ओनली वन रीजन। दूसरा रीजन है कि उसमें वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल बनेगा तो देख पाओगे।
कॉनकेव मिरर होने से उसमें हो सकता है कि रियल इमेज हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे। अच्छा, तो क्या रीजन ऑफ साइट आपको सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। चलिए रीजन ऑफ साइट का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके घर में, सबके घर में ड्रेसिंग टेबल तो होगा। अब ड्रेसिंग टेबल है तो उसमें मिरर लगा है। क्या कभी अंदाज लगाया वो मिरर का हाइट कितना है? हैव यू एवर थॉट ऑफ कि वो हाइट कितना है? क्या आपका जितना हाइट है उतना हाइट का है? छोटा सा मिरर है। नहीं, आप 6 फुट के हो तो मिरर ज्यादा ज्यादा आपको 3 फुट का मिलेगा। नहीं, क्यों ऐसे करते हैं? क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ ए मिरर so that a person can see his complete image in the mirror if the height of the person is given to be h। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन क्या होगा? इन दिस कंसेप्ट only we will do what should be minimum height of a mirror such that a person of height h can see his complete image वो देख पाएगा, कंप्लीट इमेज को देख पाएगा। कम से कम क्या हाइट होना चाहिए? मान लो कि आदमी है 6 फीट का, तो मिरर का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए? बहुत छोटा हो जाएगा तो क्या इमेज नहीं बनेगा? यस, इमेज बनेगा, दिखेगा नहीं। मैं इतना छोटा सा मिरर लेता हूँ जितना पेन है। क्या उतना बड़ा पेन में मेरा कंप्लीट इमेज बन रहा है? पूरा पांव से सर तक बन रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। आप अगर इसी मिरर में ऊपर से ऐसे देखोगे तो मेरे पांव आपको दिखेंगे, क्योंकि रीजन पांव का रीजन ऑफ साइड इधर है ना। ऊपर से देखोगे तो पांव दिखेंगे, झुक के देखोगे नीचे से मेरा आंख दिखेंगे, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है? ओनली माई चेस्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम नॉट एबल टू सी। मैं चाहता हूं कि मिरर कम से कम कितना बड़ा हो जाए मेरे सामने, ताकि मैं पूरा सर से पांव तक पूरा देख पाऊंगा। h/2 यस, जानता ही। चलिए देखते हैं, सोचेंगे। सपोज ये हो गया बड़ा सा मिरर। ध्यान से देखो, मैं दो अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया बड़ा सा मिरर, और मान लो कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ये है ऑब्जर्वर जिसका इमेज देखना है। ये इसका सर है, ये इसका पाँव है, और चलो मान लेते हैं इसका आंख यहाँ। इतना नीचे नहीं होता है, ड्राइंग करने के लिए आसान होगा। इट इज द आई, दिस इज द हेड, दिस इज द टू। अब वो अपना इमेज में क्या देखेगा? हेड से टो तक पूरा देखना चाहता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये मिरर को थोड़ा इसके पास ले आता हूं। इतना दूर से क्यों देखेगा, बेचारा परेशान हो जाए। अच्छा, अब उसका हेड उसको कब दिखेगा भाई? अब उसका हेड उसको कब दिखेगा? जब हेड का रे से आएगा और रिफ्लेक्ट करके उसके पास आंखों में पहुंचेगा, तभी दिखेगा। है कि नहीं? हाँ सर। नहीं? क्या ये पॉइंट से ऊपर किसी पॉइंट में हेड का इंसिडेंट रे गिर रहा है? हाँ गिर रहा है। क्या वो रिफ्लेक्ट करके आंखों में पहुंचेगा? नहीं। अच्छा, वो टो अपना पाँव को कब देख पाएगा? अगर यहां से कोई रे ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे इसके आंखों में पहुंचेगा, तो ही इज एबल टू सी द टो एज वेल एज द हेड। है कि नहीं? अच्छा, ये बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला हिस्सा मिरर का किसी काम का नहीं है कि नहीं? और ये वाला हिस्सा भी किसी काम का नहीं। इतना मिरर में हमारा काम निकल जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम साइज का मिरर चाहिए। मिनिमम साइज का मिरर हो गया ये। मिरर को थोड़ा मोटा कर देते हैं। ठीक है, मोटा कर दी, मिरर थोड़ा मोटा हो गया। चलिए अब हमें पता करना है कि मिरर का हाइट कितना है।
दिस इज द मिनिमम हाइट। इससे छोटा करेंगे वो देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा, क्योंकि इससे नीचे अगर यहां से कोई रे आके इससे नीचे गिरेगा रिफ्लेक्ट करके तो उसके ऊपर गिरेगा, लेकिन आंखों में गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। तो दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। नाउ लेट अस थिंक। मैं इसको समझने के लिए क्या करता हूं, मैं इसको समझने के लिए आई ड्रॉ टू लाइंस लाइक दिस। ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया और ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल। हाँ, आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, ऐसे करके दो ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। ये एंगल 90-90 है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक साइड कॉमन है। कौन सा फॉर्मूला? आशा एंगल साइड एंगल। आशा से हमें दिखा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये जितना लेंथ है ये उतना लेंथ है कि नहीं? विद द सेम प्रिंसिपल, ये जितना लेंथ है ये भी उतना ही लेंथ है कि नहीं? चलिए थोड़ा नेम कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं P और इस पॉइंट का A, ये पॉइंट का B, इस पॉइंट का Q। जो समझ में आया उसको थोड़ा लिखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन as shown in figure, APH triangle and APE triangle are congruent। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब आप कहोगे कौन सा ट्रिक लगाया है इसमें? आशा वाला एंगल साइड एंगल। कौन दोनों एंगल? ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। AP इज कॉमन है ना? तो अब बताओ, आप कहोगे HP इज इक्वल टू PE, ठीक है? सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कौन? EBQ ट्रायंगल एंड कौन सा ये? EQT ट्रायंगल। EQT ट्रायंगल। T क्या है? टो है। H क्या है? हेड है। E क्या है? आई है। P and Q are the foot of the perpendicular drawn। Similarly, EBQ triangle and ये जो EQT triangle are also congruent। रूल तो वही है, कौन सा? आशा वाला। तो आप क्या कहोगे? EQ is equal to QT। EQ is equal to QT। क्या ये बात सबको समझ में आया यहां तक? हाँ, यस। ऐसा आया हमारा केस। आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो काम खत्म हो गया, यहाँ तक आ गया तो आ गया और कुछ नहीं। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो अब देखो हाइट ऑफ द मैन। चलो मानते हैं कि H है, वो क्या है? इट इज H E प्लस ET, HE प्लस ET। बट HE को हम लिख सकते हैं क्या? ट्वाइस ऑफ PE लिख सकते हैं। HE के जगह लिख सकते हैं P का डबल, क्योंकि दोनों बराबर है। ट्वाइस ऑफ P। और ET को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ EQ। क्लियर? तो 2 गया कॉमन, PE प्लस EQ। लेकिन थोड़ा देखो तो PE प्लस EQ क्या दे रहा है भाई? इधर देखो, PE प्लस EQ इज AB के बराबर है। इट इज इक्वल टू AB। सो H इज इक्वल टू 2AB और AB इज इक्वल टू H by 2।
सो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर? h/2, जिसमें वो अपना कंप्लीट इमेज देख पाएगा। समझ में आया क्या? तो ये चीज आपको समझ में आया कि कोई आदमी का अगर हाइट h है तो उसको कितना बड़ा मिरर चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए? h/2। आप यूजुअली आदमी का हाइट होता है कितना? 6 फीट। तो ड्रेसिंग टेबल का मिरर का साइज कितना होना चाहिए? 3 फीट का। अब जब दुकान में जाओगे बोलोगे मुझे एक ड्रेसिंग टेबल का मिरर चाहिए, वो ये नहीं पूछेगा कि कितना बड़ा चाहिए, बोले हाँ देते 3 फीट का काट के आपको दे देगा, क्योंकि यूजुअल हाइट 6 फीट। चाइना में जाएंगे तो 3 फीट का देगा क्या? क्योंकि लंबे लंबे लोग होते हैं। 5 फीट तो क्या 10 फीट के लोग होते हैं वहां पर? बोले 5 फीट का मिरर लेंगे, थोड़ा ज्यादा होता है तो ज्यादा लेंगे वहां पे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो ये चीजें समझ में आए। लेकिन यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना, ये जो h/2 हाइट का मिरर है कहाँ रखना पड़ा? इसको जमीन में रख देंगे तो होगा क्या? उठा के रखना पड़ा। ड्रेसिंग टेबल में मिरर को थोड़ा उठा के रखा है कि नहीं रखा है? यस। तो क्योंकि बच्चे याद रख लेते हैं कि अगर आदमी का हाइट h है तो मिरर का हाइट होना चाहिए h/2, इसीलिए इसको फंसाने के लिए कुछ लोग क्वेश्चन डालते हैं। कैसे क्वेश्चन डालते हैं? आई टेल यू। क्योंकि बच्चों का आंसर रहता है, याद रहता है, आदमी का हाइट अगर h है मिरर का हाइट होगा h/2। तो ये आदत के कारण कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ है? लेट मी शो यू द क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, नहीं चलो इतना बड़ा आदमी क्यों करेंगे, तो लाइक ए मैन इज ऑफ हाइट 2 मीटर। 2 मीटर बहुत ज्यादा होता है क्या? हाँ, रफली 6 फीट थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो छोटा मैन कर देते हैं, छोटा आदमी कर देते हैं, इतने बड़े आदमी क्यों नहीं। चलो लेते हैं ये 1.5 फीट छोटा आदमी है, 1.5 मीटर और 150 सेंटीमीटर, बढ़िया है, वो बढ़िया रहेगा। इट इज ही इज ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर। His eyes are 6 centimeter below his क्या कहेंगे इसको? हेड। तो ये बिलो दी हेड बोलने से नीचे आ जाएगा, हेड तो यहां तक होता है, क्या नहीं? अच्छा, हाइट, हाँ, his eyes are 6 centimeter below his top of the below the top of his head, below the top of his head. क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखते हैं कौन कितना सेंसिटिव है जो आंसर को बढ़िया से बता देगा। मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। एज शोन इन फिगर। अब ई हो गया आदमी, ठीक है, मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़े बड़े पाँव होंगे, हाँ ठीक, ऐसे खड़ा। और वेयर इज हिज आईज? आईज आर हियर। ये कितना नीचे है यहाँ से? 6 सेंटीमीटर नीचे है, 6 सेंटीमीटर। उसके सामने रखा गया है एक मिरर, ऐसे सामने रखा है एक मिरर, ऐसा रखा है मिरर उसके सामने, ठीक है। और दोनों जमीन पे खड़े, बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। यहाँ पे खड़े, दोनों जमीन पे खड़े हैं। आप देख रहे हो आदमी का एक टांग छोटा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यस, आ जाओ। नाउ द मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और उसकी आंखें कहाँ है? इसका टॉप ऑफ द हेड से नीचे है, कितना कितना नीचे है? 6 इंच नीचे, 6 सेंटीमीटर नीचे है,
और ये हो गया हाइट ऑफ द मिरर। दिस इज व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर। ठीक है, फाइंड मिनिमम हाइट of mirror for which he is able to see his complete image ध्यान से देखो कि उसके सामने मिरर जमीन पे रखा हुआ है, उठा के नहीं रखे हैं। आपको बताना है कि कितना बड़ा होना चाहिए मिरर कम से कम, ताकि उसको अपना कंप्लीट इमेज दिखेगा। चलिए, ये आदमी अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता है। मैन वांट्स टू सी हिज कंप्लीट इमेज। क्या आप लोग बता सकते हो इसमें? ठीक है, बता सकते हो? सोचो क्या होना चाहिए हाइट? व्हाट शुड बी द हाइट? इट शुड बी 3 फीट। सोचो, अब ये हेड उसको दिखेगा, मतलब यहां से कोई रे रिफ्लेक्ट करेगा और करके यहां से वापस आएगा, तब दिखेगा, है कि नहीं? और तो ऐसे ही दिखेगा क्योंकि मिरर तो नीचे की तरफ लंबा है। इज दैट क्लियर? 150 सेंटीमीटर तो आदमी का हाइट है। तो आपको यहां इससे ऊपर मिरर होने की कोई जरूरत तो है नहीं। यू नीड नॉट हैव द मिरर बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो आप यहां तक रखो, 76 सेंटीमीटर यहां तक रख लिए। अब देखो, हमें एज का वैल्यू पता करना है। एज का वैल्यू पता करना है तो मुझे यहां तक का हाइट चाहिए, इससे ज्यादा हाइट की तो जरूरत है ही नहीं। 144 सेंटीमीटर। सोचो सोचो सोचो, अब सोचो थोड़ा, देखो इसमें मैं अगर यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, 147। यस, तो ऊपर वाला कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। नीचे वाला होगा 3 सेंटीमीटर। नहीं, ये वाला हो गया 3 सेंटीमीटर। क्या आपको ये मालूम है कि ये हाइट कितना है? व्हाट इज दिस हाइट? यस, ये हाइट कितना है? 144। यस, ये हाइट आपको मालूम है 144 है सेंटीमीटर। और ऊपर से कितना कम हो गया? 3 सेंटीमीटर। ऊपर से कम हो गया कितना? 3 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. तो मिरर का हाइट क्या होना चाहिए? 144 प्लस 3 प्लस कितना? 3। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो क्या बता सकते हो एज का वैल्यू क्या होना चाहिए? 147 सेंटीमीटर। हड़बड़ी में अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े और लिख के आगे 150 था तो अभी हो जाएगा 75, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अगर मिरर को उठा के रखेंगे, कितना छोटा मिरर चाहिए? 75 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर तो जमीन पे रखा है, क्योंकि लोग याद रख लेते हैं कि हाइट ऑफ द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर इज s/2। वो कंडीशन भूल जाते हैं। जब उठा के रखे होंगे, जमीन पे रखे होंगे, तो हमें ऐसे हिसाब करना पड़ेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? सर, मिरर कितना उठा के रखे वो डिपेंड भी करता है। तो ऑब्वियसली उठा के रखने के लिए आप देखो कहां से इमेज आपको पहुंच जाता है। इसका इमेज कहां से पहुंचता है? कितना उठाना अगर निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो ना, यहां से रे ले लो, यहां से रे ले लो, कितना उठा के रखना है यहां ले लिए, और यहां से कोई रे अगर जाके इसके आंखों में ऐसे गिर रहा है तो निचला वाला हिस्सा का कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो है जमीन पर रखा है। अभी अगर आपको पूछा गया होता मिनिमम साइज का मिरर जिसमें वो कंप्लीट इमेज देख पाएगा, तो हम क्या बोलते? दिस लेंथ। कौन सा लेंथ? ये वाला। कितना होता? 75 सेंटीमीटर। यहां तक, यहां से यहां तक होता 75 सेंटीमीटर, है कि नहीं? लेकिन जमीन पे रखा हुआ है। अब अगर ये 75 है, बाकी हाइट तो भी आपको मालूम है, कितना हाइट उठा के रखेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना हाइट उठा के रखेंगे? ये ऑलरेडी लेंथ कितना था? 147, और ये है 75, तो बाकी कितना? 147 minus 75। 147 minus 75 is the required height to which the mirror must be lifted to get the smallest size mirror to get complete image, or so that the observer can see complete image of the
of his image complete image in the mirror. समझ में आ रहा ना? तो सबसे आसान पार्ट क्या था? कोई आदमी का हाइट h है, कितना छोटा मिरर चाहिए इमेज देखने के लिए? आप कहोगे h/2। हाँ, अगर जमीन पे रखे होंगे तो फिर तो निकालना पड़ेगा कि उसकी आंखें कहाँ है। अगर आंखें सर से ऊपर से 6 सेंटीमीटर नीचे तो हम कहेंगे कि कितना उठाए रखेंगे? 3 सेंटीमीटर कम कर दो। क्या ये क्वेश्चन का लॉजिक सबको ठीक से समझ में आया? यस यस, सबको समझ में आया। मैं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आंसर में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे रिक्वायर्ड हाइट is equal to 150 minus 6/2 is 147 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ, अच्छा। अगला क्वेश्चन आपके लिए। Let us see the next question। क्या दिया है? दिया है कि यहाँ पर कोई एक मिरर रखा है। ये है मिरर, ये है मिरर, इतना बड़ा सा मिरर यहाँ पे रखा है और ये मिरर दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। और चलो मानते हैं मिरर ऐसा है। दिया है कि मिरर का हाइट दे दिया है। कितना दिया है मिरर का हाइट? मिरर का हाइट दिया है L। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने दूर पे? D डिस्टेंस। समझ में आया? इससे 2D डिस्टेंस में या फिर 3D डिस्टेंस में लेता हूं। 3D डिस्टेंस में यहां पर एक रास्ता है। हियर इज ए रोड। एक रोड है यहाँ पे जिधर एक आदमी जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? वो आदमी जब चलने लगा, पॉइंट A से शुरू करके पॉइंट B तक वो गया और रास्ते में हर जगह उसको इमेज दिखाई दे रहा था। किसका? ऑब्जेक्ट का। अपना नहीं, ऑब्जेक्ट का इमेज उसको दिखाई दे रहा था। तो मैन वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस रास्ता। इधर मिरर लगा है और A से B तक गया तो रास्ते में हर जगह उसको ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई दिया। बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये तो क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया क्या? A से B तक चल के गया। हाँ, चल के गया। A से B तक जा रहा था, रास्ते में हर जगह इमेज दिखाई दे रहा था। B को क्रॉस कर गया और इमेज दिखाई नहीं दिया। A से पहले उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो पता करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो ये क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन को बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा क्वेश्चन तो यही है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिस्टेंस कितना? 3D, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3D। ये डिस्टेंस दिया हुआ है D। इन फिगर शो when a man walks from A to B, when a man walks from A to B, he is able to see the image of object O। ऑब्जेक्ट O का इमेज को O देख पाया, है ना। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया सबको? क्वेश्चन समझ लेना बड़ी चीज होता है। क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर करना कोई मुश्किल नहीं होगा।
आदमी को ए से बी तक इमेज दिखाई दिया, मतलब when he was in the zone A to B, he was in the region of sight. रीजन ऑफ साइट में रहेगा तभी तो दिखाई देगा, नहीं? अच्छा, ये बात है। तो चलो पहले हम रीजन ऑफ साइट को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। हाउ इज द रीजन ऑफ साइट? मैं कहूंगा कि इसका रीजन ऑफ साइट ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, बी तक जा रहा होगा। सिमिलरली इसका रीजन ऑफ साइट कैसे निकालते हैं? इट इज बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर, है कि नहीं? अच्छा, ये बात है। तो एक और थोड़ा नीचे ले आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? नाउ ए टू बी तक उसको इमेज दिखाई दिया, मतलब ही मस्ट बी लाइंग इन द रीजन ऑफ साइट, तभी तो दिखाई दिया। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अभी हमें ये भी पता करना है। अच्छा, थोड़ा सोचो, मैं इसको और भी थोड़ा घुमा के बताना चाहता हूं टू मेक इट लिटिल सिंपलर। मैं क्या करता हूं, ये फिगर को थोड़ा और छोटा कर देता हूं सो दैट मैं दिखा पाऊंगा। यस, मुझे ए से बी तक का चाहिए। क्या आपको मालूम है कि ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है ना? क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज d, है ना? और डिस्टेंस ऑफ द रूट फ्रॉम द मिरर कितना है? 3d। ये भी आपको मालूम है ना? चलिए, क्या आपको मालूम है? और ये डिस्टेंस कितना है? l। मैं यहाँ पे l लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया? ये l है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना हाउ आई एम डूइंग दिस ज्योमेट्रिकल वर्क। करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द इजीएस्ट मेथड। क्या आपको मालूम है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इनको बढ़ाएंगे वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? एट द इमेज, है कि नहीं? इमेज पे मिलेंगे। और आपको क्या मालूम है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा साफ करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे होगा? यहीं पे कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? दैट मींस दैट दिस रिफ्लेक्टेड रेज अपॉन एक्सटेंशन मस्ट बी मीटिंग समवेयर हियर, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो थोड़ा प्यार से बोलो ना यस सर। अच्छा, तो क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बता सकते हो क्या? क्योंकि ये d है तो ये भी d होगा। और क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो क्या? 4D। यस, 4D। मैं नाम देता हूं, ये ऑब्जेक्ट O था, इमेज को I कह देते हैं। इमेज इज I, मिरर है AB, मिरर हो गया, मिरर को नाम दे देते हैं PQ। और ये जो आदमी गया A से B तक गया। देखो तो यहाँ पर दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, PID, PIQ एंड BIA, AIB एंड QIP आर टू ट्रायंगल्स। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन था? दोनों का एंगल्स बराबर होंगे। ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है और इसके पास ये जितना एंगल यहाँ पे कर रहा था, ये यहाँ पे जितना एंगल कर रहा था, ये उतना ही एंगल कर रहा है। ये जितना कर रहा था ये इतना कर रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल है कि नहीं? तो क्या दिखने में आया? सॉल्यूशन लिखते हैं। Excuse me. मिरर के क्वेश्चन ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाँ, ये समझ में आया।
सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ये? QIP। QIP ट्रायंगल एंड AIP ट्रायंगल आर सिमिलर। अब जानते हो सिमिलर होने से उनका रेशियोज, साइड का रेशियोज बराबर रहते हैं, नहीं? सिमिलर होने से साइड का रेशियो बराबर रहते हैं। अच्छा, तो चलो थोड़ा ये ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं एक लाइन, और ये जो पॉइंट गया यहाँ पर, उसको कोई एक नाम दे देता हूं, सपोज कुछ भी R दे देता हूं, छोटा सा, तो आप कहोगे IR बाय, और इस पॉइंट को कुछ T दे देता हूं, बाय IT। IR बाय IT will be equal to this PQ by AB. Yes. It is equal to PQ by AB, और हमें AB चाहिए था। IR कितना है भाई? IR है D। अच्छा, D बाई IT कितना है? I से T तक कितना है? 4D। That is equal to PQ। PQ कितना है? L बाय AB। क्या यहाँ से हम AB का वैल्यू निकाल सकते हैं? Sir, It is coming out to be is equal to 4L। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। So कैसे? सिमिलरिटी का रूल्स है। साइड्स बियर कांस्टेंट रेशियो, ठीक है ना? तो IR बाई IT इज इक्वल टू PQ बाई AB। सिमिलरिटी ट्रायंगल का रूल्स हम दिए थे, बताए थे, है ना? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का वीडियो भी दिए थे आपको करने के लिए, है ना? तो मिल गया AB इज कमिंग आउट टू बी 4L। इसका मतलब अगर मिरर का साइज L है, ये बीचों बीच रखा है, तो कितना मैक्सिमम दूर तक वो देख सकेगा इमेज? टू ए डिस्टेंस 4L। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो हमें एक पॉइंट समझ में आ गया अबाउट रीजन ऑफ साइट, और उसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हम लोग देख लिए। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मिरर्स देखते हैं। डेविएशन इन और डेविएशन ऑफ रे। क्या मतलब होता है डेविएशन ऑफ रे? So dispersion. चलो डेविएशन क्या समझाते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, और पता चला कि कोई रे ऐसे आके गिरा। अगर मिरर नहीं होता तो शायद वो रे कुछ ऐसा चला गया होता, है कि नहीं? रे कुछ ऐसा चला गया होता अगर मिरर नहीं होता तो। लेकिन मिरर होने के कारण क्या हुआ? वो ऐसे चला गया वापस। अगर हम कहेंगे कि हम जो रे डाले हैं मिरर के ऊपर, उसका इंसिडेंट एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा, है कि नहीं? ये रे ऐसे आ रहा था, लेकिन मिरर के कारण मुड़ गया ऐसे। कितना मुड़ गया भाई? अपना ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना मुड़ गया? ये जितना एंगल मुड़ गया उसको कहते हैं डेविएशन ऑफ द रे। समझ में आ गया? डेविएट कर गया अपने रास्ते से, है ना? तो फॉर ए सिंगल मिरर, if incident angle is theta, then deviation of the ray is equal to delta, is equal to क्या हो रहा है? देखो तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? ये एंगल 2 थीटा होगा। क्या ये हो गया? 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। It is twice of 90 minus theta. It is 180 minus 2 theta. So where
a ray is incident on a plane mirror, it undergoes a deviation by what angle? 180 minus 2 theta. What is theta? Theta is the incident angle. इंसिडेंट एंगल अगर थीटा होगा तो डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा होगा। समझ में आ गया? क्या बता सकते हो सबसे ज्यादा डेविएशन कब होगा? जब थीटा सबसे कम होगा, क्योंकि दिस माइनस दिस में सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई? जीरो। मतलब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस सीधा अगर गिरेगा, अगर हम कहेंगे सीधा गिरेगा तो सीधा वापस जाएगा। कितना एंगल मुड़ गया? जाना था इधर, गया इधर, मुड़ गया कितना? समझ में आ रहा है क्या? सो क्या पता चला इसमें से? इसमें पता चला मैक्सिमम डेविएशन is obtained for theta is equal to 0, that is normal incidence. नॉर्मल इंसिडेंस के लिए डेविएशन मैक्सिमम होता है। समझ में आया? एक मिरर में इतना डेविएशन हुआ। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले से कर चुके हैं, इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला लगा के करेंगे। कोई रे डायग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले किए थे रे डायग्राम लगा के, दिमाग लगा के, अब बिना रे डायग्राम का फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। अच्छा, ये हुआ कब? एक सिंगल मिरर। तो बताओ कोई मिरर पे, प्लेन मिरर पे कोई रे, अगर ये मिरर है, लिख दूं यहाँ पे ये मिरर है, कोई प्लेन मिरर पे कोई लाइट रे इंसिडेंट है, कितना एंगल में? 30 डिग्री में, तो डेविएशन कितना होगा? 120, दैट इज 180 माइनस 2 इंटू 30, तो 120 डिग्री होगा। चीज समझ में आ गया? ठीक है। Point number 2, we are talking about deviation, but suppose there are two mirrors. तो क्या देखिए हम लोग, जो डेविएशन था हमारा, डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंसिडेंट एंगल के ऊपर। तो क्या देखिए, डेविएशन डिपेंड्स अपॉन इंसिडेंट एंगल, ये भी मेंशन करेंगे क्योंकि अगले पार्ट में वो नहीं रहेगा। डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया क्या? डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। ये कौन सा केस में हुआ? इट इज फॉर द केस ऑफ ए सिंगल मिरर। अगर एक मिरर है, अगर दो मिरर होते तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। तो ये सिंगल मिरर के केस में डेविएशन इज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब वैल्यू हुआ 180 माइनस 2 थीटा। इफ देयर आर टू मिरर्स, हाउ टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द डेविएशन? ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास दो मिरर है, ये हुआ एक मिरर, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ध्यान से देखना, ये हुआ एक मिरर, और चलो मानते हैं कि ये हुआ दूसरा मिरर। सपोज ऐसे दिया है मिरर 1 एंड मिरर 2। ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अब रे का टोटल डेविएशन कितना होगा? कोई रे यहां से आके गिरा, सपोज कुछ आके ऐसे गिरा तो फिर यहां से निकलेगा ऐसे, है ना, और फिर उसके बाद यहां से फिर रिफ्लेक्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? अभी थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें हुआ यूं है कि ये जो इंसिडेंट रे था, इनफैक्ट ये कुछ ऐसे था, चलो मानते हैं कि ऐसे था। इंसिडेंट रे था ऐसे, यहां पे गिरा,
और यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ किए, रिफ्लेक्टेड रे बनाए, रिफ्लेक्टेड रे आके फिर पहुंचा कहाँ से, यहाँ पे, यहाँ से फिर ऐसे निकला, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ किए, रिफ्लेक्टेड रे निकाले और ये गया। तो असलियत में रे आ रहा था ए से और फाइनली जा रहा है कैसे, ए से। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रे आ रहा था ए से, जाना चाहिए था इधर, लेकिन जा रहा है ए से। तो कैसे मुड़ा, ऐसे आ रहा था, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, है कि नहीं? मतलब कितना डेविएशन हो गया ये, दिस इज व्हाट इज द डेविएशन। कितना मुड़ गया? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये फिगर में मुझे डेविएशन पता करना है कितना होगा। ठीक है, मैं आई वांट टू ड्रॉ द डेविएशन इन दिस फिगर। और हमें समझ में आ गया कि जो डेविएशन है वो डेविएशन थोड़ा सा बताता हूं मैं। ये डेविएशन कैसा है, वो आया ऐसे, गया ऐसे, इस डायरेक्शन से मुड़ के इस डायरेक्शन तक गया, ये हो गया डेविएशन, टोटल डेविएशन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब हमें डेल्टा निकालना है। डाटा क्या दिया? डाटा दिया है कि ये जो दो मिरर है उनके बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज थीटा। और इंसिडेंट एंगल भी दिया है, चलो मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस टेक दिस एज द इंसिडेंट एंगल। क्या है इंसिडेंट एंगल? चलो मानते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज अल्फा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल है अल्फा, मिरर के बीच, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। समझ लो, इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करोगे फंस जाओगे, पहले समझ लो, मैं लिखने के लिए आपको पूरा टाइम दूंगा। सो क्या हुआ, देयर आर टू मिरर्स हेल्ड एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर। डोंट कंफ्यूज विद द थीटा। प्रीवियस केस में थीटा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अल्फा। और हमें डेविएशन क्या निकालना है, ये रे ऐसे आ रहा था, इधर आने के बाद ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, मतलब रे ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, मतलब टोटल डेविएट कर गया ये एंगल। टोटल डेविएशन हमें डेल्टा पता करना है। केस इज अंडरस्टूड। अभी निकालना है कितना होगा। अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है, क्या आप मदद कर सकते हो, ये एंगल कितना है, अल्फा ही हुआ। अच्छा ठीक है, ये एंगल हुआ अल्फा, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा, ये नॉर्मल है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, अरे कितना होगा, 180 माइनस 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, है कि नहीं, होगा कि नहीं? तो क्या हो गया आंसर, 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, ये हो गया 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, हर चीज को मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आप लोग कर पाओगे। क्या बता पाओगे आप, ये एंगल कितना होगा, दोनों मिलके 90 है, तो ये हो गया अल्फा माइनस थीटा, नहीं थीटा माइनस अल्फा। अरे दोनों एंगल जो एंगल को जोड़ोगे तो 90 होना चाहिए ना। यस समझ में आया क्या? ये अगर थीटा माइनस अल्फा हुआ तो ठीक है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा। ओहो, अच्छा ये बात है। ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये एंगल, क्योंकि सम ऑफ दिस थ्री एंगल्स इज 180, है कि नहीं, सर है कि नहीं? देखो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस अल्फा, है कि नहीं? सर कट जाएगा तो सिंप्लीफाई होगा ना, ये हुआ तो ये एंगल, सिंप्लीफाई करो तो ये एंगल कितना आ रहा है, देखो तो ये माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस, सॉरी ये 2 अल्फा, नहीं 2 गलती से 2 थीटा लिख दिया, क्या लिखना चाहिए, 2 अल्फा, यस यस यस, 180 माइनस 2 अल्फा। ये एंगल कितना हो रहा है, 180 माइनस दिस एंगल माइनस दिस एंगल, यस सर, नहीं? अच्छा ठीक है, और ये कितना हो गया देखो तो
ये हो जाएगा -2 अल्फा ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा +2 अल्फा। कितना हुआ देखो तो ये इज इट कमिंग 180 -2 अल्फा, इधर +2 अल्फा कैंसिल हो गया, -2 थीटा हुआ। Yes, sir. इज इट कमिंग सो? Yes, sir. यस। हमें चाहिए डेल्टा, हमें चाहिए डेल्टा। बता सकते हो डेल्टा क्या है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल कितना है? 180. ये तो 180 है कि नहीं? Yes, sir. तो फिर डेल्टा कितना हो गया? 2 theta minus Yes. 2 theta. अरे 180 जोड़ना है इसके साथ, 180 plus 180 minus, sorry, 360 minus 2. सो डेल्टा इज 180 प्लस 180 माइनस 2 थीटा इज 360 माइनस 2 थीटा। प्रीवियस केस में क्या था? इट वाज 180 माइनस 2 थीटा फॉर सिंगल मिरर, लेकिन अब की केस में क्या हुआ? 360 माइनस 2 थीटा, बट देयर इज ए डिफरेंस। उसमें थीटा क्या था? इंसिडेंट एंगल, इसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर्स। समझ में आ रहा है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, आम हो या कटहल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा यू फाइंड डेल्टा इज 360 माइनस 2 थीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. आया? तो चलो लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे? लिखेंगे if angle between mirrors is 2 theta, sorry, is theta, then for any angle of incidence delta is 360 minus 2 theta. For any angle of incidence delta is 360 minus 2 theta. तो क्या लिखें? डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? यहां पर ये इंसिडेंट एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि प्रीवियस केस में इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मिरर के बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये याद रखना। यस यस यस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अरे हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं। ये डेल्टा क्या है? डेविएशन। ठीक है, इसको थोड़ा डेविएशन लिख देते हैं, बुरा मान जाएगा। ये हो गया डेविएशन, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है क्या? और अगर आप इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। कैसे? यहां पर गिरा तो डेविएट किया, यहां पर कितना डेविएशन हुआ? 180 माइनस 2 अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर कितना डेविएशन हुआ? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। दोनों डेविएशन को जोड़ दो, यहां पर ऐसे मुड़ा, वहां पर ऐसे मुड़ा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दोनों को जोड़ दोगे, टोटल डेविएशन मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कि अगर अदर शॉर्टकट मेथड में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? अदर मेथड में, सेकंड मेथड में डेल्टा 1 डेविएशन इन m1 कितना हुआ? 180 माइनस 2 अल्फा। डेल्टा 2 में क्या लिखेंगे? डेविएशन
इन m2 कितना हुआ 180 माइनस m2 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ यस ये चीज का तो जरूरत नहीं था ये समझाने के लिए लिखे थे इसको भगा। तो ये हो गया था हमारा ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं ये खत्म हो चुका है। अब टोटल डेविएशन क्या हो गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जोड़ दो 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 360 माइनस हो गया। ऐसे भी कर सकते थे शायद ये आपको आसान रहेगा निकालने के लिए। इसमें कितना डेविएशन हुआ उसमें कितना डेविएशन हुआ दोनों डेविएशन को जोड़ दिए मिल गया टोटल डेविएशन। I hope I have explained you it properly. Yes, sir. सर वो दोनों एंगल को ऐड करके जो निकाले एक और बार समझा लेंगे। हाँ एक और बार समझना इसीलिए तो चीजें रिकॉर्डेड है अब 25 बार देखो ठीक है ना इसलिए तो चीजें रिकॉर्डेड है। इतना लंबा जो किए उसको दोबारा बता देंगे हलवा समझाया क्या पसीना निकल गया नहीं सर वो जो ऐड करके सेकंड में किए सेकंड वाला मेथड में। अच्छा सेकंड मेथड में देखना ये है कि रे आके इस पे गिरा डेविएट किया फिर इस पे गिरा फिर से डेविएट किया टोटल डेविएशन कितना हुआ इसमें कितना हुआ इसमें कितना हुआ इसमें डेविएशन कितना हुआ मिरर 1 में डेल्टा 1 कितना होता है फॉर्मूला क्या है सिंगल मिरर में डेविएशन का फॉर्मूला 180 माइनस 2 थीटा यहां पर थीटा क्या है अल्फा यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है थीटा माइनस अल्फा तो यहां पर डेविएशन क्या हो गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। समझ में आया टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये है कि नहीं। अब सोचो ये जो हम पढ़े अभी इसका काम क्या है भाई बिना फायदे के तो हम लोग कुछ करते होते हैं नहीं फायदा क्या है हर कोई पूछेगा फायदा क्या है ना। सर लेकिन मेरे ये सबसे इंटरेस्टिंग 3 वर्ड है क्या फायदा। सर डाउट है हाँ पहले मेरे डाउट क्लियर करते हैं फिर तेरे डाउट देखेंगे। सर डेविएशन निकालते ही क्यों वही तो बता रहा हूँ फायदा क्या है डेविएशन क्यों निकालते हैं और ये फायदा क्या है अभी देखना है चलो देखते हैं। सपोज लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन फाइंड रिकॉर्डेड है इस बात में find what should be angle between two mirrors such that the incident ray and final reflected ray are parallel to each other। क्या ऐसा क्वेश्चन हम नहीं किए हैं have we not done this question using ray diagram पहले जब हमारे पास adequate knowledge नहीं था। बोलना कि दो मिरर के बीच में क्या एंगल होना चाहिए कि कोई रे अगर इसके ऊपर गिरेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्ट करके जब जाएगा वापस इसको पैरेलल होके जाएगा ये दोनों पैरेलल होंगे ये एंगल क्या होना चाहिए थीटा क्या है ऐसे पूछा। क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन किए यस सर क्या एंगल था आंसर 90 डिग्री 90 डिग्री आपको याद है ठीक है किसी को याद नहीं है वो क्या करेगा आज तो नॉलेज अपडेट हो गया है। चलो सोचते हैं अगर ये इनिशियल रे है और ये फाइनल रे है क्या बता सकते हो पहले कोई रे ऐसे आ रहा था और वो रे ऐसे जा रहा है डेविएशन कितना हुआ वो उल्टा जा रहा है 180 डिग्री होगा डेविएशन कितना होगा 180 डिग्री। हाँ तो क्या कहेंगे
सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में कहेंगे हियर डेल्टा इज 180 डिग्री, बट हमें मालूम है डेल्टा इज 360 माइनस 2 थीटा, दैट इज 180 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। क्या थीटा का वैल्यू मिल गया? हाँ मिल गया, है कि नहीं? पहले कितना रे डायग्राम करके किए थे, डेविएशन कितना हुआ, तो दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा होना चाहिए, थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लोग रे डायग्राम करके किए थे पूरा चीज को, है कि नहीं? अभी चीजें समझ में आ गया। कितना डिफिकल्ट लग रहा था समझने में, क्योंकि रे डायग्राम कर रहे थे, नेसेसरी कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप नहीं किए थे, अब डेवलप कर चुके हैं। तब मैं क्यों करवा रहा था? कम से कम रे डायग्राम का तो प्रैक्टिस हो जाए। रे डायग्राम का प्रैक्टिस करने के लिए उसको हम लोग किए थे। तो थीटा शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी आप लोग करोगे उसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको अभी आप लोग करोगे, खुद से करोगे। चलिए लिखिए। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle between two mirrors is theta when if initial incident ray is parallel to M1 mirror 1 and final reflected ray is parallel to mirror 2. Find थीटा। 60 डिग्री। किए थे क्या हम लोग क्लास में इसको? यस, फटाफट बता दिया। बोल रहा है कि दो मिरर है, दोनों के बीच में क्या एंगल है मालूम नहीं है। अब हुआ क्या, इसके ऊपर कोई रे गिरा ऐसे, और ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे था वो मिरर 1 को पैरेलल था, फिर यहां से रिफ्लेक्ट किया और जब वापस गया वो मिरर 2 को पैरेलल था। दिस इज पैरेलल टू मिरर 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पूछा ये थीटा क्या होना चाहिए बताओ। और हम लोग तो होनहार लोग हैं, हमें सारा नॉलेज पूरा मालूम है, बस अप्लाई करने में नहीं होता है, लेकिन मालूम तो है। नहीं क्या मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है। रीजन नहीं पता कहां पे। हाँ अच्छा सोचो तो, ये रे ऐसे आया पैरेलल टू M1, ये रे ऐसे गया। क्या थोड़ा सा गेस करके बता सकते हो फिगर में देख के? ये ऐसा था, सॉरी ये रे ऐसा था, ये रे ऐसे आ रहा था पैरेलल टू M1, ये रे ऐसे जा रहा था पैरेलल टू M2। ये इनिशियल रे है, ये फाइनल रे है। क्या गेस करके बता सकते हो कि ये एंगल कितना है? देखो तो, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि डिफरेंट होंगे? बराबर। सोच के देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा हुआ तो ये कितना होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल, अरे ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? ध्यान से देखो सॉल्यूशन। हियर डेल्टा डेविएशन कितना है भाई? इधर आ रहा था अब इधर जा रहा है, ये पूरा एंगल होता है डेविएशन, है कि नहीं? कितना है? दिस एंगल इज डेविएशन, यही तो है डेविएशन। इधर जा रहा था अब जा रहा है इधर, कितना है ये? थीटा प्लस 180, थीटा प्लस 180, है कि नहीं? इट इज नॉट इट? हाँ इज
180 प्लस थीटा। लेकिन टू मिरर वाले फॉर्मूले में डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है डेविएशन का? क्या होता है? 360 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। क्या मिला? थीटा कितना मिला? कोई डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ा। पहले हम लोग दूसरे तरीके से किए थे विथ ab initio concepts, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग जो फॉर्मूला लगाए उसको लगाने की। कोई पूछ रहा था ना क्या फायदा? फायदा ये है, समझ में आ रहा? इसका मतलब अगर डेविएशन मिल गया, एंगल बिटवीन टू मिरर्स हम पता कर सकते हैं। सो आज हम लोग दो कंसेप्ट देखें। क्या देखें? रीजन ऑफ साइट एंड डेविएशन। याद रखना, अगले क्लास और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।